गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग थ्योरीज को हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझा और थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के नियमों को भी हमने जाना। थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम था यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, स्किनर महोदय के जो सीखने का सिद्धांत है उसका आधार बनता है। उसी के आधार पर वह सीखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं कि किस प्रकार बालक में सीखने की प्रक्रिया को क्या होता है हम संपादित कर सकते हैं, यानी कि उसमें और ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। तो बीएफ स्किनर के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। इनका पूरा नेम है ब्रूसिस फ्रेडरिक स्किनर। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो 1904 टू 1990। तो इनके जो सिद्धांत हैं उनको भी अलग अलग नामों से हम जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप आर अनुबंधन। उद्दीपक और प्रतिक्रिया, इन दोनों के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसी प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया, इन दोनों को ही आधार बनाकर स्किनर महोदय ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को यानी कि क्रिया प्रसूत को सबसे पहले समझना जरूरी है। क्रिया प्रसूत उन गतिविधियों को कहा जाता है यानी कि जो मानव व्यवहार है उसके अंतर्गत हम बहुत सारी गतिविधियों को देखते हैं, यानी कि एक दिन के अंतर्गत व्यक्ति बहुत सारी क्या करता है गतिविधियां करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उन सभी गतिविधियों को करने के लिए उनके पीछे कोई उद्दीपक हो। ये कहते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था, उनकी थ्योरी को हमने SR थ्योरी नाम दिया था। इस थ्योरी को हम RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि वो वहाँ पर बताते हैं कि उद्दीपक, किसी क्रिया के होने के लिए उद्दीपक का होना क्या है ज़रूरी है। जब कोई उद्दीपक वातावरण में उपस्थित होता है तो उसके बाद हम कोई क्या करते हैं क्रिया करते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि बच्चे के सामने जब बैट या बॉल है उसके बाद वह क्या करेगा, खेलने की प्रक्रिया करेगा। लेकिन ये कहते हैं कि जो हमारी दिन प्रतिदिन है, उन दिन डे टू डे की लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करती हैं जिनके पीछे कोई उद्दीपक नहीं होता। यानी कि बैट बॉल अगर आपके सामने है नहीं है फिर भी बच्चा क्या होता है कुछ ना कुछ खेल करता है। यानी कि उसके सामने उसे कुछ भी मिला, कोई पत्थर ही उसे मिल गया तो वो पत्थर को फेंकने अगर लगता है तो वो कहीं ना कहीं एक क्या सीख रहा है कि किस प्रकार से पत्थर को फेंकना है ना। तो वो उससे भी थ्रो करना क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो बिना उद्दीपक के होने के भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी सहज क्रियाएं हम जीवन में करते हैं। यानी कि उसके पीछे किसी प्रकार का मोटिवेशन हो सकता है या फिर हमारी आवश्यकता हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कोई उद्दीपक सामने हो उसके बाद ही हम क्या करें, कोई गतिविधि करें। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का तात्पर्य यही है कि जो बिना उद्दीपक के भी हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को यदि हम क्या करते हैं किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट देकर, जिसे कि हमने बोला कि हमारी प्रतिक्रियाएं दिन प्रतिदिन की लाइफ में जो डिफरेंट टाइप के हम क्या करते हैं एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसके बाद स्टिमुलस यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो उन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं डे टू डे की लाइफ में बिना स्टिमुलस के, उनको किसी स्टिमुलस के रीइंफोर्समेंट के रूप में हम कोई उद्दीपक प्रदान करके जो उनकी गतिविधियां हो रही हैं उनको क्या कर सकते हैं और मजबूत बनाया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने बोला कि बच्चा बहुत अच्छे से अगर पत्थर को क्या कर पा रहा है, थ्रो कर रहा है, अगर वो बहुत अच्छे से थ्रो कर पा रहा है तो हमने उसको क्या करी, लाकर एक बॉल दे दी, उस बॉल को वो क्या करेगा, फेंकेगा। फिर आपने उसको प्रेस करा या फिर उसकी किसी प्रकार की तारीफ करी तो उसको क्या होगा कि बच्चा क्या होगा, उसको बॉल को थ्रो करना बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि कोई भी जो
दिन प्रतिदिन के जीवन में जो बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट देकर, स्टिमुलस के रूप में कोई रीइंफोर्समेंट देकर हम उन गतिविधियों को क्या कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और इसमें लेते हैं कि आप वैसे ही कुछ भी लिख रहे थे, आपके सामने आपने देखा कि आपका मन हुआ कि हम कुछ लिखें और आपसे कुछ क्या होती हैं सुंदर लाइनें बन जाती हैं, ठीक है ना। हमने लिखने का सोचा और हमने कुछ बेहतर अच्छी लाइनें लिख ली, तो वो अगर लाइनें बहुत अच्छी बन जाती हैं तो आपको एक क्या होता है इंटरनल रूप से क्या होता है आपको खुशी मिलती है, यानी कि आप उसका प्रभाव क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपको वो लाइनें लिख के बहुत खुशी हो रही है और उसे अगर आपको किसी ने आपने उसको भेजा और वो किसी को पसंद आया और वो क्या हो रहा है फॉरवर्ड होते जा रहा है, तो ये क्या है एक रीइंफोर्समेंट है। तो आप उस क्रिया को करने के लिए क्या होंगे और प्रेरित होंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यही कहता है कि जो हम विभिन्न गतिविधियां करते हैं, जो सही व्यवहार अगर हम जीवन में करते हैं कोई सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि हम अचानक भी हम क्या कर पाते हैं कभी कुछ बहुत सारी सही गतिविधियां कर लेते हैं, तो वो गतिविधियों को अगर किसी प्रकार से रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो वो गतिविधि हमारी क्या होती है उसको हम बार बार दोहराते हैं, जिससे कि क्या होती है वो परमानेंट हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है एक हैबिट की तरह होती है और हम उसे क्या होते हैं सीख जाते हैं। इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो स्किनर हैं उन्होंने भी रैट पर और पिजन पर अपने क्या किए थे एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ व्यवहार को उनको सिखाया। तो इसी प्रकार से कोई जो सही व्यवहार है बालक में विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसे रीइंफोर्समेंट देके और ज़्यादा क्या कर सकते हैं उसे अच्छा यानी कि उसे और मजबूत उसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल यानी कि आप उसके व्यवहार को क्या कर सकते हैं एक शेप प्रदान कर सकते हैं, इसे हम शेपिंग भी कहते हैं कि किस प्रकार रीइंफोर्समेंट देकर कोई किसी एक व्यवहार को हम क्या करते हैं उसमें कि बच्चा उसको बार बार दोहराए, उसको हम क्या करते हैं उसके व्यवहार को हम आकार प्रदान, यानी कि आप जिस प्रकार का व्यवहार बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं उस व्यवहार को आप क्या कर सकते हो बार बार रीइंफोर्समेंट देकर हम उस व्यवहार को क्या कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का व्यवहार आप उसमें डेवलप करना चाहते हैं तो कोई अगर उससे रिलेटेड वो एक्टिविटी करता है तो उसमें आपने रीइंफोर्समेंट दिया तो उसे हम क्या करते हैं और मजबूत बना सकते हैं, तो उसके व्यवहार को हम क्या करते हैं एक आकार प्रदान करते हैं। टाइप आर कंडीशनिंग यानी कि जो प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, वो किसी जो बिना उद्दीपक के हो रही हैं, जो सहज रूप से क्या हो रही है कोई एक्टिविटी हो रही है, उसे हम क्या करते हैं उसको रीइंफोर्समेंट देकर रेस्पॉन्स को हम क्या करते हैं बार बार उस रेस्पॉन्स को वो क्या करें दोहराए, इसलिए हमने इसको बोला आर कंडीशनिंग। स्टिमुलस को हमने जो स्टिमुलस है वो क्या होगा रीइंफोर्समेंट होगा, जो हम उसे बाद में दे रहे हैं आर एस थ्योरी हमने बोला जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा रीइंफोर्समेंट के रूप में होगा, और जो प्रतिक्रिया हो रही है जो अनुक्रिया हो रही है वो बिना किसी की क्या हो रही है किसी स्टिमुलस की हो रही है। तो हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डे टू डे की लाइफ में कि हर कोई क्रिया किसी उद्दीपक के उपस्थित होने के बाद ही हो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना उद्दीपक के भी हम करते हैं। आप चलते चलते आप कहीं जा रहे थे और आपने देखा कि हम क्या करते हैं पेड़ की अगर आपने टहनी तोड़ दी तो उससे आपको लगा कि क्या कुछ नुकसान हो रहा है ना, उसके अगर वो तोड़ रहा है आपने उसको दंड दिया, या फिर वो चलते चलते उसको कोई पेड़ मिला हुआ गिरा पेड़ मिला तो उसने उसे क्या कर दिया लगा दिया उस जगह पे, उस पे जड़ है या फिर वो थोड़ा ठीक है तो उसने उसको रोक दिया, तो आपने इस व्यवहार को उसको क्या करा रीइंफोर्समेंट देकर आपने उस व्यवहार को उसका क्या कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो अचानक भी हम क्या करते हैं बहुत सारी क्या करते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, इनको रीइंफोर्समेंट देकर हम क्या कर सकते हैं उसमें फिक्स कर सकते हैं परमानेंट कर सकते हैं, यानी कि वो उसमें उस गतिविधि को बार बार वो क्या करे दोहराए, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया क्या होगी संपन्न होगी। तो इनके जो प्रयोग थे वो चूहे और कबूतर पे इन्होंने किया था। अगर हम इसकी ये अपने सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं इसको हम जानेंगे। तो इनके सिद्धांत की व्याख्या है स्किनर ने अपने सिद्धांत में अनुक्रिया के दो प्रकार बताए। तो उन्होंने बताया कि जो अनुक्रियाएं हैं जो हम क्रियाएं करते हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक है प्रतिवादी अनुक्रिया, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जो किसी उद्दीपक के उपस्थित होने पर हम करते हैं, जैसे कि हमने
थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था कि भोजन अगर सामने आ रहा है तो तब कैट क्या करती है, डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्सेस करती हैं उस भोजन को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपनी भूख को शांत करने के लिए वो क्या करती है, एक्टिविटीज करती है, और अचानक उससे क्या होता है, जो वहां पर कुंजी लगी होती है वो दब जाती है और उसको भोजन मिल जाता है। तो ये क्या है, कोई स्टिमुलस सामने था, उसके बाद उसने क्या करी, प्रतिक्रियाएं करी। तो जब किसी उद्दीपक के होने पर अनुक्रिया होती है तो हम इसे कहते हैं रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स। क्रिया प्रसूत जो अनुक्रिया है वो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सहज रूप से होती हैं, यानी कि उनके पीछे किसी भी प्रकार का उद्दीपक नहीं है। हम अपनी लाइफ में जो अलग, वैसे ही बिना किसी उद्दीपक के बिना भी हम क्या करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं। जैसे कि हमने बोला, आपने देखा कि हम घर में अचानक चलते चलते ऐसी गाने गा लेते। अगर आप बहुत अच्छा गा रहे, आपको किसी ने सुना और आपको उसने बोला अरे आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आपकी क्या हो रही है, तारीफ हो रही है, तो आप फिर उसको क्या करते हैं और उसको अच्छी तरह से गाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है फिर आपको किसी ने उसमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड आपको दे दिया कि आपने तो बहुत अच्छा गाया, तो आप उसमें क्या होंगे, तो गाने की सीखने की प्रक्रिया आप में क्या होगी और मजबूत होगी। तो प्रतिवादी अनुक्रियाओं का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपक से होता है, यानी कि जो उद्दीपक एनवायरमेंट में होगा तब हम क्या करेंगे, जिनका स्वरूप क्या होता है, अनैच्छिक होता है। उद्दीपक आपके सामने है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर जो फोन में अगर आपका क्या आता है, वीडियो का नोटिफिकेशन आया, तो वो क्या है, वीडियो का नोटिफिकेशन आना एक क्या है, स्टिमुलस है। आपने उसको, आपके सामने वो आया तो आपने उसको खोला। आप नहीं भी चाहते तो आप उसको, कभी हो सकता है कि आप नहीं भी चाहते थे, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, खोल के देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत प्रतिक्रिया की उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं होती, यानी कि जो स्टिमुलस है क्रिया प्रसूत प्रतिक्रिया के लिए हमें जरूरी नहीं है कि कोई उद्दीपक सामने हो, बल्कि ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति द्वारा स्वयं उत्सर्जित होती हैं। व्यक्ति बहुत सारी ऐसी क्रियाओं को क्या करते हैं, वो उनकी आवश्यकता हो सकती है, वो उनका मोटिवेशन हो सकता है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर बीएड में हम सम्मिलित हैं, हम आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। आप यहाँ पर आप नहीं भी चाहते हैं, लेकिन हम आपको कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो है ना। तो जिनके कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है, बल्कि ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति द्वारा स्वयं उत्सर्जित होती है, इनका स्वरूप ऐच्छिक होता है। व्यक्ति अपने मन से कुछ करना चाहता है, और जैसे कि टहलना, कभी हमारा मन करा हम टहलने चले गए, और कभी हम क्या कर रहे हैं, हंसना। जैसे कि हंसना जरूरी नहीं है हम किसी जो सामने उद्दीपक हो तभी हम हंसे, हम हो सकता है कि हमने कुछ चीज को महसूस किया, अपने माइंड में आपकी कोई बात चल रही और हम क्या करें, हंस रहे हैं, और हो सकता है वो सिचुएशन ऐसी जगह पर आप हंस रहे हैं, तो आपने सीखा कि जहां पर हमें हंसना नहीं चाहिए, तो आप सीखेंगे कि हमको, अगर वहां पर क्या होगा, अगर आप हंस रहे हैं तो आपको अगर किसी प्रकार का अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पर दिया जाएगा कि आप इस तरह के माहौल में हंस रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी क्या करते हैं, हम डे टू डे की लाइफ में करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं अपने आप होते महसूस होती हैं। तो बहुत क्रियाएं क्या होती हैं, अपने आप हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में होते हैं। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार अधिक दिखाई देता है, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में क्रिया प्रसूत व्यवहार अधिक दिखाई। तो बहुत बार ऐसे व्यवहार हम करते हैं, चलते चलते पत्थर फेंक देना, या फिर हमको सामने कुछ दिखाई दे, यानी इसमें क्या होगा, किसी प्रकार का उद्दीपक आपने के सामने नहीं होगा, बल्कि हम अपने मन से, अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य करने लगते हैं। तो उस दौरान जब आपने कोई अच्छा कार्य किया और उस सही व्यवहार को किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो वह व्यवहार क्या होता है, हम उसको बार बार क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको हम दोहराते हैं, जिससे हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है और अधिक मजबूत होती है। अतः स्किनर ने इसी व्यवहार को सीखने का आधार माना। तो जो अपने मन से बहुत सारी गतिविधियां हम करते हैं, सही व्यवहार हमने कोई किया, इन्हीं को उन्होंने क्या माना, अपने सिद्धांत का आधार माना। वो अपने इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, वो खुद इस सिद्धांत के बारे में कहते हैं स्किनर के शब्दों में। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुमोदन के बाद जब पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है, यानी कि जो ऐसी क्रियाएं हो रही, अपने मन से बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, उनको पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है, यानी कि कोई रीइंफोर्समेंट के रूप में कोई स्टिमुलस दिया जाता है। तो वो प्रेज हो सकता है, या फिर आपने उसके बारे में किसी और दूसरे को बारे में उसको बताया कि हाँ वो इस तरह से, तो उसकी तारीफ हो रही है, या फिर उसको किसी प्रकार का रिवॉर्ड आपने दे दिया, वो किसी भी रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में, या फिर आपने उनको कोई उसकी पसंदीदा चीज़ दे दी, तो ये रीइंफोर्समेंट है। तो ये रीइंफोर्समेंट
स्टिमुलस अगर दिया जाता है तो इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि जो व्यवहार उसने किया वो क्या हो जाता है और मजबूत हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कोई भी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जिसके बाद पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है, तो कोई भी जो क्या है जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है डे टू डे की लाइफ में, उनको किसी भी प्रकार से अगर सही व्यवहार वो कर रहा है तो उसको कोई रीइंफोर्समेंट के रूप में कोई उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी उसे दोहराता है। यानी कि जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, वो जानवर हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूहे पे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वह उसे क्या करता है, फिर बार बार दोहराता है, जिससे तथा पुनर्वलित उद्दीपक क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होने की संभावना में वृद्धि कर देता है। तो वह क्रिया वो बार बार करे, है ना, वो सही व्यवहार है, उसको आप सिखाना चाहते हैं तो उसको वो बार बार करे, है ना, दोबारा से वो करे। यानी कि जैसे हमने बोला गाने का हमने एग्जाम्पल दिया कि वह गाने को और गाए, वो अगर बहुत अच्छा गा रहा है तो वो उसको और दोबारा से करे, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके आधार पर उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या की कि किस प्रकार से जो रीइंफोर्समेंट है, यानी कि जो हम स्टिमुलस के रूप में जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ जो गतिविधियाँ हो रही, प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं को हम किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उससे हम उस व्यवहार को क्या कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत का एक क्या है, आधार है। जो उनके एक्सपेरिमेंट थे उसके आधार पर हम इस सिद्धांत को और बेहतर तरीके से समझेंगे। आपने यहाँ पर देखा जो रैट है उसने लिखा है विल प्रेस लीवर फॉर फूड। यह सीखती है कि कैसे हम जो भोजन है उसके लिए हम लीवर को दबाना किस प्रकार से जो रैट है वह सीखती है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, इसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर बॉक्स में उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं करी थी, जैसे इसमें लाइट की व्यवस्था है, इसमें एक लीवर है, वाटर डिस्पेंसर है, यानी कि अगर उसको यहाँ पर क्या होता है वाटर भी मिलता है, फूड डिस्पेंसर है, उसको जो गतिविधियाँ करता है उसके बाद उसे वाटर या फिर फूड किसी भी रूप में उसे मिल सकता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड भी यहाँ पर है जो कि उसकी गतिविधियों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो जब अब हमने इसको हम कंपेयर करके देखते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी से। आपने देखा था कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में पिंजरे के बाहर हमको कुछ भोजन दिखाई देता है। वह क्या था, एक स्टिमुलस था जिसे देखकर क्या होती है, वहाँ पर जो कैट है वह एक्टिव हो जाती है और उसे प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं रखा गया है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं भी ये क्या है, वाटर डिस्पेंसर है और फूड डिस्पेंसर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फूड सामने नहीं है। लेकिन अगर जब रैट भूखी होगी तो फिर भी वो जब उसको क्या भूख लगेगी, जब उसे आवश्यकता होगी, उसे लगेगा कि वो आंतरिक रूप से जब क्या होगी, मोटिवेटेड होगी भोजन को प्राप्त करने के लिए, तो वह क्या करती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत, पिंजरे के अंतर्गत वो शांत न बैठकर कुछ एक्टिविटीज़ को वो इसके अंतर्गत करती है। यानी कि कहीं ना कहीं से उसे लगता है कि कैसे भी मैं इसको खोल लूँ और जाकर अपने लिए क्या करूँ, फूड को सर्च करूँ। तो वो क्या करती है, तो बिना स्टिमुलस के होने के बाद भी वो क्या करती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है और अचानक उससे क्या होता है, लीवर दब जाता है और उससे यहाँ पर क्या होता है, फूड डिस्पेंसर में उससे क्या होता है, भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर साउंड भी होता है, जब उसे भोजन मिलता है तो यहाँ पर कुछ साउंड भी आती है और उससे यहाँ पर क्या होता है, भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो रैट है वह सीख जाती है कि किस प्रकार से उसे बार बार इस प्रकार से होता है, वो विभिन्न एक्टिविटी करता है और उससे लीवर दबता है और उसे यहाँ पर क्या होता है, रीइंफोर्समेंट के रूप में भोजन मिल जाता है। तो उसने जो गतिविधि करी तो उसके बाद उसे जो भोजन मिला तो वो उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो वो उसके लिए क्या है, एक रीइंफोर्समेंट के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जिससे वो क्या होती है, एक समय के बाद वो क्या करती है, लीवर को दबाना सीख जाती है। जैसे उसमें साउंड खटखट की आवाज़ अगर उसे सुनाई देता है तो वो क्या करता है, तब भी वो क्या होती है, भोजन के पास आ जाती है और उससे भोजन, वो लीवर दबाती है और उससे भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टिमुलस ना होने के बावजूद भी क्या करा, रैट ने कुछ एक्टिविटी करी और लीवर को दबाना वो सीख जाती है और रीइंफोर्समेंट के रूप में उसे क्या होता है, भोजन मिलता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसे बिल्कुल भी लीवर को दबाने में बहुत ज़्यादा समय न लगकर वो सीधे जाकर दबा देती है और उसे भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था। इसमें उन्होंने और भी बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट आगे होते हैं कि किस प्रकार से पिजन के साथ भी वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे वो क्या करे, वहाँ पर जो लीवर है उसको दबाना सीखती है।
लीवर दबाने को, और जो फूड उसे मिल रहा है वो क्या है, उसका रीइंफोर्समेंट है। इसी प्रकार से नेगेटिव बिहेवियर के लिए भी वो क्या करते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक उसमें इसमें एक प्रकाश की व्यवस्था जो की है, तो जब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अगर वो जब सप्लाई होती है उससे पहले क्या होता है, इसमें लाइट जलती है। तो लाइट जैसी जलती है तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ पर इसमें करंट सप्लाई किया जाता है, तो जिससे क्या होती है, रेड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। इससे क्या होता है कि उससे ये एक जो लाइट पहले ऑन हो रही है वो एक इंडिकेटर के रूप में होती है कि जब इसमें जो ये ग्रिड है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उससे पहले क्या होता है, इसमें एक लाइट जल जाती है। तो वो क्या होती है, रेड जो है वो उससे पहले ही, जब भी उससे आगे, क्योंकि उसे पता है जब भी लाइट जलती है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, सप्लाई, यानी कि उसको करंट फील होने लगता है। तो वह तब भी इसमें क्या होता है, एक स्विच होता है, उसे वो क्या करते हैं। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आगे होते हैं कि किसी प्रकार का अगर नेगेटिव बिहेवियर है ना, जो अगर उसको किसी प्रकार का, जिस चीज़ से उसको कुछ गलत चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको भी वो क्या कर सकता है, हटा सकता है। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उस नेगेटिव, अगर कुछ नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है ना, जो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से अगर जो उसे करंट लग रहा है वो उसमें क्या होगा, उससे उसको कुछ गलत प्रभाव पड़ता है। उससे बचने के लिए भी वो क्या करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, जिससे कि वो एक टाइम उसमें सीख जाती है। उसमें कोई एक स्विच होता है, उस स्विच को वो दबाना सीख जाती है, जिससे कि करंट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो जब भी अब नेक्स्ट धीमे धीमे इस प्रकार से जब बहुत बार गतिविधि होती है, तो जब भी लाइट जैसी जलती है तो वो लाइट जलने और करंट के सप्लाई होने से पहले ही क्या कर देती है, स्विच को ऑफ कर देती है। तो इस प्रकार से नेगेटिव जो कुछ जिसका परिणाम क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसको भी, उससे बचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोई व्यवहार को सिखा सकते हैं कि तो जो नेगेटिव उसको अगर हम हटा देते हैं वहाँ पर से, क्योंकि जैसे ही उसने स्विच ऑफ किया तो जो यहाँ पर उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है। तो वो तब भी क्या होता है, लीवर स्विच को दबाना सीख जाता है। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसमें किए थे कि बिना स्टिमुलस के होने के बाद भी रीइंफोर्समेंट देकर हम किसी व्यवहार को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो इसको भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि जो स्किनर बॉक्स है उसके अंतर्गत क्या होती है, एक भूखी रैट को रखा जाता है, उसमें लीवर है, उसमें इस प्रकार से फूड डिस्पेंसर लगा है, और जो बिना इस उद्दीपक के सामने होने के बावजूद भी क्या करती है, रैट क्या करती है, भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिससे कि उससे क्या होता है, एक समय पर लीवर दब जाता है और उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में क्या होता है, भोजन मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को वो क्या करता है, फिर बार बार दोहराता है, जिससे कि वो एक समय पर लीवर को दबाना क्या होता है, सीख जाता है। विल प्रेस लीवर फॉर फूड, भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, लीवर को दबाना है। यह प्रक्रिया वो क्या करता है, सीख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने जो बहुत सारे अपने जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में बात करी थी। तो धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में इन्होंने बताया था कि कैसे जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो अनुक्रिया की दर को क्या कराता है, बढ़ा देता है, और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी हमारी जो अनुक्रिया की दर है उसे किस प्रकार से बढ़ाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रीइंफोर्समेंट, कोई भी जो गतिविधि है नहीं, यहाँ भी हमने एक्सपेरिमेंट में ऊपर देखा कि अगर करंट सप्लाई हो रहा है तो उससे पहले ही उसने स्विच को दबाना, यानी कि वो जो किसी प्रकार का जो गलत प्रभाव अगर उसके जीवन में पड़ रहा है, जो जिसके परिणाम क्या है, गलत है, उनसे बचने के लिए वो किसी भी एक्टिविटी को सीख जाता है ना, स्विच को दबाना वो सीख जाता है। स्किनर ने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए थे, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पुनर्बल वैसे पुनर्बलन को कहा जाता है जो अनुक्रिया करने के बाद दिया जाता है, यानी कि जैसे ही उसने लीवर दबाया उसको भोजन मिल गया। तो यह क्या है, ये क्या करता है, जिससे अनुक्रिया होने की दर बढ़ जाती है, यानी कि जैसे उसने लीवर दबाया उसको भोजन मिल जा रहा है, तो अगली बार भी वो कुछ कोशिश करेगा इधर से उधर और उससे लीवर दबेगा और वो क्या होगा, उसे भोजन मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक धनात्मक पुनर्बलन है, यानी कि भोजन के रूप में उसे मिल रहा है। ऋणात्मक पुनर्बलन उस पुनर्बलन को कहा जाता है जो अनुक्रिया करने के बाद परिस्थिति से हटा दी जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक चीज़ें अगर है ना, किसी भी प्रकार का ऐसी कोई चीज़ जिससे उसको दुख हो रहा है, यानी कि उसको परेशानी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अनुक्रिया करने के बाद उस
वो चीज़ अगर उस वहाँ पर से हट जा रही है, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि अगर जैसे ही उसने करंट वहाँ पर हो रहा था, वो उससे क्या हो रहा था, उससे उससे परेशानी हो रही थी, तो उसने क्या करा, स्विच दबाया और वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो वो करंट वहाँ से क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो क्या हुआ, उससे वो हट जा रहा है। वो अनुक्रिया करने के बाद वो जो करंट है वो क्या हो रहा है, बंद हो गया है। तो वो क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन। अगर उस जो कोई जो दुखद चीज है उस वहां पर हो रही है, उसको अगर हटा दिया जाता है तो उससे भी क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम अगर बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए आपने बोला कि बच्चों को बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर उनको सीखने के लिए अगर उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो अगर जब हम उनको ये कहते हैं कि आपको खेलने दिया जाएगा, अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको खेलने दिया जाएगा, तो वो क्या करते हैं, जल्दी उस चीज़ को सीखते हैं। यानी कि खेलने का उनको अवसर मिल रहा है तो नहीं खेलना कहीं ना कहीं उनको क्या करता है, दुख प्रदान करता है। तो अगर जब हम उनको खेलने के अवसर देते हैं तो तब भी वो क्या करते हैं, किसी कार्य को जल्दी सीखते हैं। तो ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है, कोई ऐसी चीज जो उसको परेशान कर रही है या जो उसको दुख दे रही है, उन चीज़ों को जब हम हटा देते हैं तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसके बाद अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाता है तो तब भी हम क्या करते हैं, जल्दी से सीखते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जो अनुक्रिया करने के बाद परिस्थिति से हटा दी जाती है, तो ऐसी परेशान करने वाली कोई चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, परिस्थिति से हटा देते हैं, यह उन अनुक्रियाओं को क्या करता है, मजबूत करता है। तो उसने क्या करा, यानी कि जैसे हमने बोला कि उसको खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो आपने जैसे कि बच्चे ने कुछ अच्छा पढ़ा तो आपने उसको खेलने दिया, तो क्या होगा, वह उसकी जो पढ़ने की प्रक्रिया है या अनुक्रिया है उसको क्या करेगा, तेज करता है, जिनके करने के प्राणी उससे दूर होने में सक्षम हो पाता है। यानी कि जो उसे खेलने नहीं दिया जा रहा था पहले, उससे अब वो क्या हो रहा है, उसको खेलने दिया जा रहा है, तो उससे दूर होने में सक्षम हो पा रहा है। यानी कि जो नहीं खेलने दिया जा रहा था, अब उसे क्या हो रहा है, खेलने दिया जा रहा है, तो नहीं खेलने देने की प्रक्रिया क्या हो रही है, उससे दूर हो रही है। तो जिसके करने से प्राणी उससे दूर होने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसे करने से वह पहले से मौजूद ऋणात्मक पुनर्बलन को अपने से दूर कर पाता है। तो जो उसको परेशान कर रही है, जो उसको दुख दे रही है, उन चीजों को भी अगर यदि हटा दिया जाता है तब भी क्या करता है, बालक जल्दी सीखता है। तो आगे उससे उस अनुक्रिया को करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कोई ऐसी चीज जिससे उसे दुख हो रहा है, कोई जिससे पीड़ा हो रहा है, गरीबी यहाँ पर लिखा गया, तो गरीबी भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। अगर इसको दूर कर दिया जाता है तो क्या होता है, आपकी सीखने की, यानी कि कोई एक्टिविटी करने से अगर ये आपका दूर हो रहा है तो क्या होगा, उस कार्य को वो क्या करेंगे, और ज्यादा करेंगे। इसी प्रकार से दंड के बारे में भी उन्होंने अपने विचार दिए थे कि दंड क्या है। दंड को इन्होंने बताया था कि जो दंड है वह कहीं ना कहीं बिल्कुल भी क्या है, महत्वपूर्ण नहीं होता है सीखने की प्रक्रिया में। जो दंड है वह हमारी जो अनुक्रियाएं हैं उनको क्या करता है, दबा देता है। यानी कि बालक कोई जो अनुक्रियाएं हैं अगर वो उसे कर रहा है, उसे उसको अगर दंड दिया जाता है तो वह क्या करता है, वो बताते हैं कि कुछ समय के लिए तो उस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं उसको दबा देता है, लेकिन जब उसे दंड दिया जाता है, जब उसे दंड हटा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो वो उस प्रकार की गतिविधियां फिर से करते हैं। जब किसी अनुक्रिया होने के बाद धनात्मक वस्तु अनुभव न प्राप्त होकर कुछ ऋणात्मक चीज मिलती है, यानी कि कोई धनात्मक वस्तु या अनुभव, यानी कि जैसे कोई चीज फील करी, कोई अच्छी चीज नहीं मिलने के बजाय क्या होती है, हमको कोई ऋणात्मक चीज मिलती है, तो इससे क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। दंड किसे कहा गया, जो कि बिल्कुल मीन्स अच्छा, कोई पॉजिटिव चीज ना होकर क्या है, कोई ऋणात्मक चीज है, यानी कि वो कोई अच्छा अनुभव, यानी कि जो कोई हम अच्छा फील करते हैं वो ना होकर कोई ऋणात्मक चीज क्या होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दंड की संज्ञा देते हैं। इनके अनुसार दंड की अनुक्रिया होने की संभावना कम नहीं होती है। जो दंड है उससे क्या होगा, अनुक्रिया होने की संभावना कम नहीं होती, यानी कि कोई गतिविधि उसने करी जिससे आप उसको क्या दे रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, तो इससे वो कहते हैं कि वो गतिविधि होने की, जो अनुक्रिया होने की संभावना कम नहीं होती है, बल्कि भय के कारण वह क्या होती है, दब जाती है। यानी कि उस समय तो वो डर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उस चीज को नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है, दंड की संभावना कम हो जाती है, तो वह अनुक्रिया अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है। तो जैसे ही दंड हटता है तो
तो फिर वो उस प्रकार की गतिविधि को कर सकता है। तो वो ये कहते हैं कि रीइंफोर्स, अच्छे व्यवहार को रीइंफोर्समेंट देकर हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन जो गलत व्यवहार है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नकारात्मक जो हमारा, ऋणात्मक जो हमारा पुनर्बलन है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उनको, जो चीज़ें हम अच्छी उनको नहीं, उसका परिणाम हम उनको बताकर उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो दंड को इन्होंने बिल्कुल भी क्या है, महत्वपूर्ण नहीं माना। तो जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने भी दंड के बारे में इसी प्रकार के विचार दिए थे। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो कोई गतिविधि करी उसका प्रभाव जो है ना, अगर वो उसका प्रभाव यानी कि जो रीइंफोर्समेंट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, यानी कि जो हमने पढ़ा था उसी में जो प्रभाव के नियम में हमने दो प्रकार से बोला था, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो क्या होगा, वह व्यवहार और क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर जिससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो वह व्यवहार क्या होगा, वो उसमें नहीं दिखाई देगा, यानी कि वो उसे दोबारा नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्होंने जो प्रभाव का नियम है उसको क्या करा, उसी को विस्तार से इन्होंने समझाया कि किस प्रकार से रीइंफोर्समेंट कार्य करता है। तो जो दंड है, इन्होंने बताया कि दंड आक्रामकता यानी कि एग्रेशन को, या फिर सांवेगिक जो इमोशनल लेवल है वो क्या करता है, यानी कि कुछ जैसे कि अकेलेपन में रहना या फिर किसी प्रकार से एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इन चीज़ों को क्या करता है, जन्म देता है। तो जो दंड है वह बिल्कुल भी क्या है, सही नहीं है। इनके भी उन्होंने क्या करे थे, दो रूप बताए थे, धनात्मक और ऋणात्मक। पुनर्बलन के बारे में उन्होंने बताया कि जो पुनर्बलन है वो किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। एक तो हमने बोला कि हम कोई भी गतिविधि हो रही है उसके बाद हम क्या करें, रीइंफोर्समेंट दें बच्चे को। लेकिन क्या होता है कि जो रीइंफोर्समेंट है अगर उसको आप बार बार हर गतिविधि के बाद देंगे तो उससे क्या होगा, वो जो रीइंफोर्समेंट है उसका जो बल है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि जैसे कि उनको उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। तो रीइंफोर्समेंट को भी किस प्रकार से दिया जाना है इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। पुनर्बलन किस प्रकार से देना है इसके विस्तार को पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है। तो किस प्रकार से उसे देना चाहिए, कितना उसे चाहिए, इसी को हमने क्या बोला, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन अनुसूची। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, दो प्रकार इन्होंने उसके बताए थे, उन्हीं को उन्होंने पार्शियल में फिर उसको क्या किया और उसकी दो कैटेगरीज में बताया, फिर उन्होंने उसको और कैटेगरीज में बताया कि क्या होता है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसे हम समझेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा रीइंफोर्समेंट है उसको किस रूप में दिया जाना चाहिए। एक तो उन्होंने बोला पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि आंशिक पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट यानी कि सतत पुनर्बलन, यानी कि जैसे कि कोई गतिविधि हो रही है तो हर गतिविधि के बाद आप उसको क्या कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। इसी प्रकार से पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि जब कभी कभी आप उसको क्या कर रहे हो, कभी आप दे रहे हो कभी आप नहीं दे रहे हो, तो कभी कभी आप जब देते हैं तो इसे बोलते हैं आंशिक रीइंफोर्समेंट। तो इन दोनों में से उन्होंने जो बोला कि जो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है इसका प्रभाव होगा, कम होगा। जब आप कभी देंगे कभी नहीं देंगे तो वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा सही रीइंफोर्समेंट माना जाता है। यानी कि जब भी कोई गतिविधि हो रही है तो ये नहीं कि आप हमेशा रीइंफोर्समेंट दें, तो कुछ गतिविधि जब सही हो रही है या फिर कुछ समय के बाद आपने दे दिया तो ये हमारा क्या है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि कभी कभी आप, तो इन दोनों में से पार्शियल रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। पार्शियल में भी उन्होंने इसको दो कैटेगरी में बनाया। पहला है रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, दूसरा है इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। रेशियो इंटरवल शेड्यूल अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, यानी कि एक, जैसे कि हम बता देते हैं, जैसे कि हमने बोला कि हम कुछ जैसे कि 10 सही अगर क्रियाएं करेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रीइंफोर्समेंट देंगे, है ना। तो फिक्स आपने 10 पर हम एक देंगे, या फिर जब 20 होंगे, 20 सही प्रतिक्रियाएं होंगी तब हम एक देंगे। इसी में उन्होंने बोला इंटरवल, यानी कि इंटरवल में हो गया कि आपने फिक्स कर दिया, 10 पे आप देंगे, 20 पे आप देंगे, 30 पे आप देंगे। इसी प्रकार से आपका होगा, यानी जैसे आपने सोचा कि 8 पे आपने दिया, दूसरा आप 16 सही जो प्रतिक्रिया होगी उस पर, तो इंटरवल हो गया एक निश्चित अंतराल पर आप क्या कर रहे हो जब रीइंफोर्समेंट देते हो। दूसरा है रेशियो, यानी कि आपने
इस तरह से कुछ फिक्स कर लिया कि जैसे कि आप 10 अगर सही प्रतिक्रियाएं करेंगे तब आप क्या होंगे, एक रीइंफोर्समेंट देंगे। तो एक निश्चित अनुपात में और एक इंटरवल के बाद, तो इन दोनों में से भी रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है उसको उन्होंने क्या माना, बेहतर माना, है ना। तो जो भी जो रीइंफोर्समेंट अगर हमको देना चाहिए तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, रेशियो में, एक अनुपात में हमारा पुनर्बलन होना चाहिए। यानी ये नहीं कि 10 करे फिर आपने दिया, इंटरवल में एक फिक्स समय अंतराल में न होकर कभी भी आप उसको कहीं पर भी दे सकते हैं। फिक्स्ड, इसी को ही उन्होंने 2 में बताया था, फिक्स्ड और वेरिएबल, परिवर्तित और फिक्स्ड हो गया निश्चित रीइंफोर्समेंट रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, उसको पूरा हम बोलेंगे फिक्स्ड रेशियो इंटरवल फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसको वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। वेरिएबल को हम बोलेंगे परिवर्ती, यानी कि रेशियो के अंतर्गत भी आप उसको क्या कर रहे हो, कभी भी फिक्स में हो गया कि जैसे 10 पर आपने 1 दिया, 20 पर आपने 1 दिया, फिर 30 पर आपने क्या करा, 1 दिया। वेरिएबल मीन्स इस 20 में भी आप कभी फर्स्ट में दे दिया और कभी आपने जैसे कि 9वीं सही प्रतिक्रिया या कभी आपने 5वें पे ही दे दिया। तो इस प्रकार से ये बताते हैं। तो वेरिएबल जो रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, किसमें, सीखने में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो माना जाता है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है सीखने की, यानी कि कैसा हमारा जो पुनर्बलन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम पर हम उसे दें, बल्कि हम उसको कभी कभी किसी भी समय क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि उसका स्वरूप जो है वो क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। कभी आप उसको स्टार्टिंग में दे रहे हो, कभी आपने उसको मिडिल में दे दिया, कभी आपने उसको लास्ट में दिया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी है। यानी कि वह क्या होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट ये नहीं कि आप हमेशा दे रहे हैं, है ना, एक निश्चित इंटरवल के बाद आप दे रहे हैं। तो इंटरवल में भी हमारा क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल में आपने दिया। और जो सबसे कम जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह, यानी कि रीइंफोर्समेंट जो सबसे कम प्रभावी होता है वह होता है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में। तो और सबसे जो बेस्ट होता है सीखने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना है तो सबसे बेस्ट होता है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो ये उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो रीइंफोर्समेंट है उसका दर होना चाहिए, यानी कि किस अनुपात में हम उसे दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को उन्होंने बताया था। इसी के बाद अब हम जानेंगे कि शिक्षा में कैसे हम जो इनका सिद्धांत है, शिक्षा में इसका क्या है, सीखने का इसका महत्व है, इस सिद्धांत का क्या महत्व है और कैसे हम इसको सीखने में यूज़ करते हैं। सीखने को स्वरूप प्रदान करता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जिस प्रकार का व्यवहार आप बच्चे में विकसित करना चाहते हैं उस प्रकार के व्यवहार को आप रीइंफोर्समेंट देकर क्या कर सकते हो, उसमें उस बालक में उस चीज़ को विकसित कर सकते हो। तो रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम बालक के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, यानी कि उसे उस प्रकार का व्यवहार हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। यानी कि उसने कोई अच्छी प्रतिक्रिया करी, उसको आपने रीइंफोर्समेंट दिया। तो रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, सिखाने में। इस बात को उन्होंने बताया कि उसके व्यवहार को जो स्वरूप प्रदान करना है, सही व्यवहार को वो करे, वह क्या कर उसमें हम क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट को प्रयोग कर सकते हैं। अभिक्रमित अधिगम विधि का विकास, स्किनर की जो सिद्धांत है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है अभिक्रमित अधिगम, यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत इस प्रकार से प्रोग्राम यानी कि जो लर्निंग है उसको तैयार किया जाता है जिसमें छोटे छोटे स्टेप करके हम सीखते हैं और हर छोटे स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, उसको रीइंफोर्समेंट देकर उसके व्यवहार को क्या करते हैं, उसकी सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग स्किनर की जो थ्योरी है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोग्राम लर्निंग को हम किसी अन्य वीडियो में या फिर किसी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग क्या है। तो स्किनर के जो सिद्धांत है उसी का परिणाम था कि हमने जो अभिक्रमित अधिगम है इसका क्या किया, विकास किया। निदानात्मक शिक्षण द्वारा वांछित व्यवहार सीखना, कोई गलत प्रकार का व्यवहार अगर बच्चे में हो रहा है और उसी प्रकार से कोई बहुत बार हो सकता है कि किसी समस्यात्मक व्यवहार बच्चा दिखा रहा है
और उसके स्थान पर कोई अगर सही व्यवहार वो दिखा रहा है, उसको आप बार बार रीइंफोर्समेंट देकर जो उसका गलत व्यवहार है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये निदानात्मक शिक्षण, जैसे कि कुछ समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से समाधान करना है, इसमें भी रीइंफोर्समेंट क्या करता है, बहुत रोल प्ले करता है। तो निदानात्मक शिक्षण द्वारा वांछित व्यवहार, सही व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सिखा करके रीइंफोर्समेंट के द्वारा उसे और ज़्यादा उत्साहित करके उसे और ज़्यादा उसमें बढ़ाकर जो गलत प्रकार के व्यवहार हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। परिणाम की जानकारी होने पर भावी व्यवहार पर परिणाम प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब हमको पता होता है कि हमको इस कार्य का क्या परिणाम मिलने वाला है ना, उसका अगर हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो हमको पता है कि अगर जब हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो हमको किस प्रकार, मीन्स हमको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो वह व्यवहार क्या होगा, प्रभाव होगा, वो उसको और ज़्यादा दिखाया, शो करेगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि परिणाम की जानकारी, रीइंफोर्समेंट की अगर जानकारी होती है बच्चे को तो वो उस व्यवहार को क्या करते हैं, और अधिक करते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो भावी व्यवहार है उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर उसका परिणाम क्या है, अच्छा नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, उस व्यवहार को नहीं करेगा। तो इस प्रकार रीइंफोर्समेंट, अगर उसको पता चल रहा है कि मैं इस व्यवहार से मुझे क्या हो रहा है, कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है, तो इससे क्या होगा, वो जल्दी उसको सीखेगा। पुनर्वलन द्वारा कार्य को अधिक बार कराया जा सकता है। अभ्यास से किया गया वो कार्य को बल मिलता है। तो यहाँ पर जो अभ्यास से किया गया जो कोई कार्य है उसको क्या होता है, बल मिलता है। तो पुनर्वलन अगर जब हम देते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, अभ्यास होगा, और अभ्यास होने से क्या होगा, उस कार्य को वह सीख जाएगा। पद विभाजन द्वारा क्रिया को अनेक छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। तो ये भी बताते हैं कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांटते हैं और उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट देकर उसको मजबूत करते हैं तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, किसी भी चीज़ को जल्दी सीखता है, जिसे गति व सफलता दोनों मिलती है। तो वो उसको क्या होता है, जल्दी से सीखता है। तो पद विभाजन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम चीज़ को, कोई कार्य है, जो क्रियाएं हैं उनको उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं या फिर रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी सीखने का वो क्या होगा, तेजी से होगा और वो उसको आसानी से कर पाएगा। बालकों के शब्द भंडार में आसानी से वृद्धि की जा सकती है। तो बालक जो है उनके शब्दों में भी, है ना, बच्चे ने कोई शब्द बोला, बहुत चीज़ें बच्चे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, सहज रूप से होती हैं। तो बहुत सारे शब्द अगर उन्होंने, तो आपने उसको किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट दिया, आपने बोला वाह, आपने देखा होगा कि बच्चों को किसी प्रकार से अगर वो जो बोलते हैं, अगर हम उसमें खुशी व्यक्त करते हैं तो वो उन शब्दों को और क्या करते हैं, बोलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट के द्वारा वो ये कहते हैं कि शब्द भंडार में भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की वृद्धि कर सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो स्किनर का सिद्धांत है उन्होंने योगदान दिया कि किस प्रकार से हम अगर किसी प्रकार की समस्या है उनको समाधान कर सकते हैं। अभिक्रमित अधिगम के बारे में उन्होंने बताया, एक किस प्रकार से व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना है, शेप दिया जा सकता है, ये भी पुनर्वलन उसमें क्या करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्किनर के सिद्धांत को हमने समझा विस्तार से। आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न होगा उसको आप पूछ सकते हैं। Thank you, students.